ऐसा नाज़रीन कराम, मुल्क की जो सूरत हाल है सबके सामने है। रोज़ हम इस पर गुफ्तगू करते हैं, इसका तजिया करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। मईशत पर जोर देते हैं, सलामती के मामलात हैं वो दरपेश होते हैं, सियासत में जो अदम इस्तेहकाम है वो ज़ेर बहस आते हैं। ये सब अपनी जगह ही पे। कल 23 मार्च के हवाले से हमने कुछ बाज़ बुनियादी बातें की कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, हमने क्या ख्वाब देखे थे और ख्वाब कहाँ कहाँ टूटे हैं और कैसे कैसे टूटे हैं, उनको कैसे अब दोबारा समेट कर आगे बढ़ा जा सकता है। आज भी हमारा यही मौजू है, अमूमी मौजू है, कोई ख़ास मौजू नहीं है। हम चाहते हैं किसी तरह से पाकिस्तान अपने पाँव पर उस तरह खड़े हो जाए जिस तरह इसके खड़े होने का हक है। आज तो छोटे छोटे मुल्क भी हमें आंखें दिखा रहे हैं, हमारे साथ कुछ इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं गोया हम बहुत ही एक पिसी हुई कौम है, एक ऐसी नेशन है जो कभी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। हमें देखना है कि हमारे सियासतदान अब इन इंतखाबात के बाद क्या कर रहे हैं और क्या सूरत हाल मुल्क में पैदा हो रही है। कुछ बेहतरी की उम्मीद है कि नहीं है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इफ्तार अहमद साहब मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब हैं, पीजे मीर साहब और इसार राना साहब हैं। किसी के तारफ़ की ज़रूरत नहीं, सब अपने नामों से पहचाने जाते हैं और बहुत नोन जर्नलिस्ट भी हैं और तजिया नगार भी हैं। इफ्तिखार साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मुल्क की सूरत नज़र आ रही है आपको, क्या लग रहा है आपको, हम कहाँ खड़े हैं, कुछ जाने का रास्ता नज़र आता है? आप कोई रहनुमाई करें हमारी आप। मैं आपकी रहनुमाई नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि जो लोग ये इस किस्म के निज़ाम को ला रहे हैं और इसको सपोर्ट करते हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 20-30 साल में यही लोग हैं, यही शक्लें हैं, इनको मुख्तलिफ अंदाज में ला के हमारे सामने पेश कर दिया जाता है और इनकी सरपरस्ती की जाती है। अब जब इन लोगों की सरपरस्ती की जाती है उसमें अवाम की सरपरस्ती कोई नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब ये 20-22 साल से जो खेल शुरू है, तो जो वो खेल कर रहे हैं वाज़े तौर पे हमारे सामने वो लोग, क्या वो अवाम के लिए उन्होंने कुछ किया इन 20-22 सालों में? इनको लाने वाले, तब्दीलियां करने वाले लोगों ने पाकिस्तान के अवाम के लिए कौन सी तजवीज़ पेश की और किस पे अमल करवाया? मेरा तो इशू ये है। जी आप ठीक बात कर रहे हैं। तो अब क्या क्या आपको नजर आता है, कोई तब्दीली नहीं हुई होगी, आपका यही ख्याल होगा? और अब क्या कर किया जाए, हम कैसे तब्दीली लाई जाए, क्या कैसे आगे बढ़ा जाए? सर सीधी सी बात है, जो हमारा नौजवान है इसको आप गाली गलौज से निकालने की कोशिश करें और इसको बताएं कि इसने नौकरी करनी है, इसने जॉब लेनी है और उसके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी पैदा करें। और जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनको कोई स्किल्ड लेबर का तरबियत दें ताकि वो अपने घर वालों के लिए भी 4 पैसे कमा सके और अगर अच्छा माहिर हो जाता है तो पाकिस्तान से बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। ये काम वो लोग क्यों नहीं करते जो मुझे लाते हैं, आपको लाते हैं और आप पर मेरे पे इतनी सरमायाकारी करते हैं और फिर बहुत इसको फख्र से कहते हैं कि वो तब्दील कर रहे हैं चीज़ों को। तो भाई वो तब्दीली मुझे क्या फ़ायदा पहुँचा रही है? क्या गन्नम का रेट कम हो गया, चावल का रेट कम हो गया, चीनी का रेट कम हो गया? क्या इन चीज़ों के रेट कम करना भी तो कुछ चैलेंज है या नहीं है? कि सिर्फ एक ही चैलेंज है कि हमने ए को पसंद नहीं करते, हमने बी को लेके आना है, तो जब बी हमारे साथ नहीं चले तो हम सी को लाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? मुझे तो ये समझ नहीं आती। मतलब वो बाख्तियार लोग हैं, वो रियासत को बदल देते हैं, वो हुकूमतों को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, वो अपनी मर्जी के लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात करते हैं। जो इतने ताकतवर हैं तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये नज़ीर लगारी साहब, इफ्तिखार साहब ने सवाल तो बहुत बुनियादी उठा दिया है। हम इसी में उलझे रहते हैं, इलेक्शन ठीक हुए कि गलत हुए, मुंतखब हो गए तो गलत हो गए, या फलां आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मामला तो कुछ लगता है खासा ख़राब हो चुका है और बुनियादें ही कुछ हमने हिला के रख दी है। क्या लगता है आपको? इफ्तिखार साहब बहुत वसी तजर्बा रखते हैं और पूरी की पूरी सूरत हाल को
बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं। इन्होंने 20-25 साल की बात की है, हालांकि ये 75 साल के तमाम वाकयात को, तमाम बड़े बड़े जितने भी इस मुल्क के अंदर तब्दीली की चीज वो आई हैं, वो सबसे वाकिफ हैं। और वो रियासत के ताकत के मराकज कहाँ पर हैं, वो इस बात से वाकिफ हैं। असल सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान लौटा दिया जाए। असल बात तो ये है, असल बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम के पास पाकिस्तान की ओनरशिप नहीं है, वो ओनरशिप कहीं और पर है और चंद मखसूस अफराद के हाथ में है जो ताकत के असल मराकज बने हैं। वो माफिया भी वही हैं, वो ताकत के मराकज भी वही हैं, वो हुकूमतें बदलते और नई हुकूमतें लाने का अमल भी वही करते हैं। इससे पाकिस्तान के अवाम को बेदखल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। सारे अमल में पाकिस्तान के लोग शामिल नहीं हैं, पाकिस्तान के लोगों का कोई उसमें अमल दखल नहीं है। वो मर्जी से मन माने तरीके से मन माने नताज हासिल करते हैं, फिर उसके बाद अपने ही लाए हुए लोगों को बिठाकर उनकी चमक धमक से खुद को, अपनी आंखों को खेरा करते हैं और हमारी आंखों को भी खेरा करते हैं और कहते हैं देखो क्या शानदार हम नमूना लेकर आए हैं। फिर आन के आन में उसको फारिग कर देते हैं, फिर एक और को लाते हैं और कहते हैं कि वो बेकार था, फिर एक और को ले आते हैं, फिर अभी 2-3 साल नहीं गुजरते कहते हैं कि नहीं वो भी बेकार था, फिर हम पीछे वाले को ला रहे हैं, फिर हम उसको छोड़कर फेंक और ला रहे हैं, फिर वापस उसी को ला रहे हैं जिसको हमने खुद बहुत बुरा कहकर निकाला था। तो ताकत जहां पर है मौजूद वहीं पर मौजूद है। उसको पाकिस्तान के पोटेंशियल का, हकीकी पोटेंशियल का अंदाजा शायद नहीं है, या उन्हें अंदाजा करना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान का हकीकी पोटेंशियल उनके सामने हो। उनको ताकत का, बेपनाह ताकत का खुमार है और उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को आगे की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में इस स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी को इसी तरह रखना चाहते हैं जिस तरह वो है, बेरोजगारी में, बदहाली में, बेयकीनी में, गैर तरक्याती अंदाज में आगे बढ़ने के। पाकिस्तान के लोगों के अंदर तो इतनी बड़ी सलाहियत मौजूद है कि दुनिया में कोई भी काम वो कर सकते हैं, लेकिन आप करने ही नहीं देते हैं। किसी भी शोबे में आप ले आए, हमारे अगर कोई बहुत बड़ा माहिर हो, कितना भी बड़ा माहिर हो, हम उसकी क्या तौकीर करेंगे? हम उसको खानों में बांट देंगे, उसको हम मुख्तलिफ गुरोहों में बांट देंगे, हम उसको फिरका वारियत में बांट देंगे, हम उसको सियासी गुरोहबंदी में डाल देंगे। हम ये कहेंगे कि ये भुट्टो के सोशलिज्म का आदमी है, ये जिया के इस्लाम का आदमी है, और ना जिया के इस्लाम को जिया मानता था, ना भुट्टो के सोशलिज्म थी। हम एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर हर तरफ अंधेरा है, और जो लाकर हमें खड़ा कर रहे हैं, जो जिन्होंने लाकर हमें खड़ा किया है, वो ना कहीं देखना चाहते हैं, ना वो अपनी नजर घुमाना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के लोगों पर एतमाद करते हैं, ना पाकिस्तान के लोगों का उन पर एतमाद है। तो अब क्या सूरत रह गई है? सूरत ये रह गई है कि पाकिस्तान के अवाम खुद उठ खड़े हों या अपनी क़यादत खुद पैदा करें। जी सार राना साहब, आपने सारी गुफ्तगू हमारे दो बहुत सीनियर लोगों की सुनी, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? हम कहाँ खड़े हैं, किधर जा रहे हैं? ये तो करते फैसले कहीं से हो रहे हैं और लोगों की राय तो सुनी नहीं जा रही, उनका फ़ायदा भी कुछ नहीं हो रहा। कोई रास्ता है फ़ायदा ढूंढने का? आप मेरा ख्याल एक रास्ता बताएंगे कि लोगों को उनके मैंडेट के मुताबिक आगे चलने दिया जाए, ये भी कोई बात कौन सुनेगा? दूसरा तो ये पैदा हो गया। तो ये बड़ी खुशहाल बात है कि लगारी भाई, फ़ख़्र भाई भी इस नतीजे में पहुंचे हैं कि अवाम की बात नहीं सुनी जा रही, उनका मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा, और 8 फरवरी को जो मैंडेट अवाम ने दिया था उसको रद्द कर दिया गया, और रद्द करके ऐसे लोग बिठा दिए गए जिनके जो ऑलरेडी अदालतों को मतलूब थे और जो ऑलरेडी जिनके ऊपर ये इल्जामात थे कि उन्होंने अदालतों को तो ये भी मतलूब है जो कहते हैं हम अपोजिशन में हैं, अदालतों को तो वो भी मतलूब है। मैं जो अदालतों को मतलूब है, अदालतों ने उन्हें पकड़ के बिठा भी लिया है। अच्छा, चलिए, मैं तो माली करप्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि हम जो गोलमोल बात करते हैं कि वो यूं कर रहे हैं या वो यूं कर रहे हैं या वो यूं कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं बताते कि वो तो कर रहे हैं ते जिन्हें लाया गली उधर नल टुरचली, वो तीनों इतनी मासूम है कि हर बार उनकी बातों में आ जाती है, और कभी कोई आके उनकी बातों में आके पपेट बन के बैठ जाता है, कभी कोई पपेट बन के बैठ जाता है। ठीक है ना? ये जो कठपुतलियां, पाटे खान, जिनकी डोरें कहीं और हिल रही होती हैं, तो ये पाटे खानों को क्यों नहीं हम पकड़ते जिन्हें हम वोट देते हैं? मैं तो नहीं जानता किसी ताकतवर
हल्के को, मैं तो नहीं जानता इस्टेब्लिशमेंट को। मैं तो उनको जानता हूँ जो मेरे दरवाजे पे वोट लेने आते हैं, ये कहने के कह के कि हम वोट को इज्जत देने के लिए आए हैं, और वो वोट को फिर बेच देते हैं, जैसे छावे में पड़े हुए पेठे को लोग बेच देते हैं। तो मेरा तो सवाल ये है कि ये जो सियासतदान जो हर दफा मजबूर तीनों आके बैठ जाती है, क्यों बैठ जाती है? आखिर ऐसी क्या वजह है? अगर यही लोग इस बात के ऊपर स्टैंड ले लें कि नहीं हमने बैठना, तो मैं देखता हूँ कि कैसे कोई बात पूरी हो ठीक सकती बात। है। सारा तो कसूर पीनों का है, सारा कसूर सियासतदानों का है, तीनों पीनों का का। कसूर इसलिए है कि वो कहते हैं हर बार मेरी ठीक मिन्नतें ही नहीं की है कि मैंने भजना पै गया। ठीक तो वो मतलब मिन्नतें करते रहे, आप तो अपना ख्याल रखें ना। आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, और मुड़ के आप जाके गाड़ी की डिग्गियों में जाके बैठ के मिल लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी हम तो यूं है और यूं है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आप देखिए ना, कितना बड़ा मजाक है कि वजीर आजम हमारा बेचारा इतना बेबस है कि वो वजीर दाखिला के सामने अपनी बात नहीं मनवा सकता। तो भाई क्यों बैठे हो? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? ऐसी क्या चीज आपकी वो जो है बाह वेलने में आई हुई है कि आप ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं? डेमोक्रेसी के नाम पे ना करें। अच्छा, जिस चल दिन चल चलिए, आपकी बात खत्म हुई। आपका कहना यह है कर दिया कि हमारा वजीर आजम जो है वजीर दाखिला के सामने भी व्यस्त हो जाता है। ये क्या सूरत हाल है जनाब? पीजे मीर साहब, कुछ आप ही हमारी रहनुमाई कीजिए। कुछ गुफ्तगू आपने सुन ली होगी, शमूलियत आपने इख्तियार काफ़ी पहले से कर ली है, अभी क्या क्या नज़र आता है आपको जी? तीनों मेरे भाइयों ने बात की है जो कि फंडामेंटल, देखें कत्ल हो गया, आपको पता, और आपको पता है असैसिनेशन हो गई है पाकिस्तान में। किस चीज की? लोगों की नहीं। कत्ल लोगों का नहीं हुआ, असैसिनेशन लोगों की नहीं हुई, हमारी विल की हुई है। हमारी विल टू वर्क हैज बीन मर्डर्ड एंड असैसिनेटेड। और जब विल ना हो तो फिर आप आगे कैसे चलेंगे? एक दूसरा, जब हम कहते हैं कि रास्ता हमें सबको पता है, और सारों को शौक है एक क्लब को करने का, जो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, नेशनल असेंबलीज हैं, सेनेट है, सारों को शौक है कि वहां जाए। आप कहते हैं लोगों की रहनुमाई करेंगे, आपका पैसा इतना लगता है। कल मुझे किसी सेक्रेटरी ने बताया कि जब ये इनकी मीटिंग्स होती हैं और ये प्राइम मिनिस्टर इधर जाते हैं उधर जाते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितने लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। ये काम एक आपके प्रोविंशियल या फेडरल मिनिस्टर का जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। ओ भाई क्यों? यू आर द प्राइम मिनिस्टर, आपका काम है टू लुक ओवर, गिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। या मिनिस्टर्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है जब तक कि प्राइम मिनिस्टर उसको सैंक्शन ना करे। आपका मैकेनिज्म जो है काम करने का इतना डिलेड है कि मेरे ख्याल टीवी के जो डिलेयर है वो उससे बेहतर है। तो सो यहाँ हम कर क्या रहे हैं अपने आप के साथ? हम मजाक उड़ा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हम खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं। हम खुद लोग हैं, और हमने कहा ना कि ये लोग इनको क्या करेंगे? ये लोग, मैं सबसे बड़ा कसूरवार इन लोगों को कहता हूँ जो हम बार बार कहते हैं ना जी वही आ गए। वो भाई कौन लेके आया? यही लेके आए ना। क्या इनमें अकल नहीं है? इनमें शऊर नहीं है? इनमें वो चीज नहीं है कि भाई ऑन अ डेली बेसिस जो मर्जी पार्टी हो, आर दे एक्चुअली डिलीवरिंग? फिर आप ऊपर चले जाओ इनके क्लब हाउसेस में एक ऑपोजिशन पे बैठती है, वो गवर्नमेंट को काम नहीं करने देती। गवर्नमेंट बैठती है कि इंस्टेड के अपना तुम काम करते रहो, वो रिव्यूकिंग एंड उसके बाद टेलीविजन पे जाके पब्लिक स्टेटमेंट्स। नहीं जी उन्होंने ये किया था, उन्होंने भाई कर दिया था, तुम क्या कर रहे हो? मुझे ये तुम बताओ। वो एक आ जाता है मिनिस्टर यहाँ बैठ के इसके ये गवर्नमेंट का सुबह से लेके शाम तक, कभी नौमे को रगड़ता है, कभी वो किसी असेंबलियों को रगड़ता है कि जी इन्होंने ये, और यार कर दिया, सजाएं भी हो जाएंगी, कर भी दिया, आगे चलो ना। तुम बार बार उसको पोलिटिसाइज हर चीज को कर रहे हो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन कॉन्क्रीट स्टेप्स। जो इफ्तिखार साहब ने बात की है, आप कॉन्क्रीट स्टेप्स पे क्यों नहीं करते हो? आपका देखो ना, जुलाई 1 से आपका पेट्रोल बिजली बढ़ जाएगी, फिर आप देखो लोग क्या करेंगे। 50 रुपए अब आप बढ़ाओगे इसके, मुझे बता दो ये क्या करेंगे? वो रेडी वाला भी कहेगा नहीं जी पेट्रोल, वो जो पीछे से आता है ट्रैक्टर जो भी इनका आता है वो इतना लेता है, अब हम क्या करें? सो ये स्पेल डाउन इफेक्ट, पीपल विल टेक इट। अभी आपको जरूरत है। हाँ, देखें बहुत से मसाइल पैदा हो गए जी कि वो करने नहीं देते जो ताकतवर है, जो इलेक्ट होके आते हैं वो अपने आप को असर्ट नहीं करते, और तीसरी बात ये आ गई कि जो इलेक्ट करने वाले ही हैं
वही अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन इस मुल्क में खासा एक कन्फ्यूजन है, मैस है, और हम बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने कहा कि बात तो बिल्कुल सब सच कह रहे हैं। जो ताकतवर हैं वो आने नहीं देते, और जो आ जाते हैं वो अपने आप को असर्ट नहीं करते, और जो लाने वाले हैं वो उनको शायद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। गरीब आवाम सफ़र रहे हैं, किसी के पास कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो आवाम की मुश्किलात का हल ढूंढ सके। ना आवाम के पास है, ना मुक़्तदरा के पास है, ना सियासतदानों के पास है। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? इफ्तिखार साहब को रास्ता बताएँ। आपने बड़ी जद्दोजहद की है, आपने सियासी जमातों से लेकर, आपने तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर आज तक सहाफ़त की दुनिया में आने तक एक नहीं, यानी कि पता नहीं क्या क्या हमारी तरह टोकरे मारी हैं, ठकरे खाई हैं, पता नहीं क्या मैं कह सकता हूँ, क्या पा रहा हूँ कि नहीं कह पा रहा हूँ। क्या कोई रास्ता नज़र आता है कि नज़र आता? क्या मायूस ही होकर बैठ जाए? नहीं सर, रास्ता नजर आ सकता है ना। मैंने तो कहा कि जो इनको लाते हैं इतने ताकतवर हैं, ये हुकूमतें बना देते हैं। बन गई, प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, प्रेसिडेंट भी आ गया, मिनिस्टर भी आ गए, गाड़ियां भी हो गई। अब इससे अगला स्टेप है कि जब ये इतने ताकतवर हैं, ये हुकूमतों की फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो फिर उस ताकत का इस्तेमाल मेरे मसाइल के हल के लिए क्यों नहीं करते? मसलन क्यों नहीं वो हुकूमत को कहते कि आपने इस साल 1 करोड़ एकड़ जमीन पर आपने गंदम काश्त करनी है, हमें प्रोग्राम दीजिए। वो ये क्यों नहीं कहते कि अवाम को गुर्बत से बचाने के लिए हम ये तजवीज़ करते हैं कि आप इतने लाख जॉब्स पैदा करें? वो कहें और ये करें। जब वो कहते हैं तो ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, वो इनको इक़्तिदार में ले आते हैं, ये इक़्तिदार की तमाम सहूलतों का फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, आप इतने ताकतवर हो और ये आने वाले भी तुम्हारे दोस्त हैं, सज्जन हैं, साथी हैं, अब तुम दोनों बैठ के मेरा भी फैसला करो ना यार। दैट इज माई ओनली सबमिशन, दैट्स ऑल। ठीक बात, ठीक बात। नज़ीर लगारी साहब ये कहते हैं कि ताकत में लाने वाले जो हैं फैसला वो क्यों नहीं कराते, और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो ताकत में आ जाते हैं, किसी वजह से आ जाते हैं, वो मामलात को बेहतर तौर पर आगे क्यों नहीं लेके चलते? क्या कोई रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सब अहले दानिश बैठे हैं और मैं सुन रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ, और पूरी कौम सुन रही है, रास्ता नज़र नहीं आता कोई मुझे। क्या 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 जी, असल बात यह है कि ताकतवर क्यों ताकतवर हैं, किस ताकत के बलबूते पर वो ताकतवर हैं? क्या 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 उन्होंने पाकिस्तान के अवाम से ताकतवर होने का मैंडेट लिया है? क्या उन्होंने ये ताकत जो है वो खुद कंसीव की है? पाकिस्तान में सबसे हुकूमत किसका नाम है? हुकूमत का नाम है काबीना का। ये हमें यही बताया गया है कि काबीना जो है वो हुकूमत कहलाती है। फिर हुकूमत के ऊपर एक सुपर हुकूमत बन जाती है, एक बम्पर हुकूमत बन जाती है, एक सुपीरियर हुकूमत बन जाती है। वो कहती है कि मेरा नाम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल, वो काबीना से ऊपर हो जाती है। वो कहती है कि हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में हमने कहाँ ज़राअत उगानी है, कहाँ पर सनतें लगानी है, कहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करनी है, और करना कुछ भी नहीं है। फिर हो क्या रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के मसाइल कहाँ से पैदा होते हैं? अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से। पाकिस्तान के मसाइल कहाँ से पैदा होते हैं? पाकिस्तान के मुआशी हालात इसलिए खराब होते हैं कि हमारे पास काला धन मौजूद है, हम रेगुलर इकोनॉमी की तरफ नहीं आते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि लोगों पर डायरेक्ट टैक्स लगाएं और लोगों को पता चले कि वो एक निवाले पर, पानी के एक घूंट पर, दूध की एक कतरे पर, हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। और टैक्स वो नहीं दे रहा है जो काला धन जमा कर रहा है, जो स्मगलिंग कर रहा है, जो मंशियात ला रहा है, जो असला ला रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर उसके पूरे के पूरे बखिए उधेड़ रहा है। हमारे जो हमारा कौमी रेश वो है, एक पूरे का पूरा तना है, उसको उधेड़ कर रख रहा है, वो पूरे की पूरी चीज को बदल रहा है। हम वो माफिया तो असल बात है, वो हुक्मरान असल हुक्मरान है, वो जो चाहता है वो करता है। स्मगलर को कोई छूट वो नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर कि वो स्मगलिंग ना करे। वो डॉलर यहाँ आता है, आपकी आंखों के सामने डॉलर उड़ जाता है। रेमिटेंसेस का पैसा आए तो भी, ना आए तो भी आपके पास डॉलर नहीं बचता है, वो इंडिया चला जाता है। वो आपका डॉलर जो है वो अफगानिस्तान चला जाता है, वो आपका डॉलर जो है शायद ईरान भी चला जाता है। वो डॉलर इधर उधर बिखर जाता है, आपके लोगों के पास नहीं होता, उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। हम रुपए कमा कमा कर थक जाते हैं, एक डॉलर पूरा नहीं कर पाते हैं। ये हाल मुल्क की सूरत हाल है। और जिन लोगों ने इस सारे अमल को रोकना है वो हुकूमत साजी के अमल में शरीक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक करेंगे।
और सब कुछ ठीक करने का कोई तरीकेकार होगा, कोई मैकेनिज्म होगा, उसमें अवाम की शराकत होगी नहीं होगी, ये क्या तरीका होगा? वो कहते हैं जिम्मेदारी भी हम करेंगे, ज़राअत भी हम उगाएंगे, खुराक भी हम बनाएंगे। भाई ये सारा मैंडेट नहीं है, ये वफाक का मैंडेट कहां से हो गया? अगर आपने सूबों को डिवाइड कर दिए हैं सारे महकमे, तो फिर आप उस सूबों को काम करने दें, वो भी नहीं होते हैं। वो सारे के सारे आपने कहा कि हमने कॉन्फ्रेंस लिस्ट खत्म कर दी, कॉन्फ्रेंस लिस्ट खत्म होते हुए भी सब कुछ वहां भी रखा हुआ है, यहाँ पर भी रखा हुआ है, ना वहां डिलीवर हो रहा है ना यहाँ डिलीवर हो रहा है। ठीक बात, ना लोग यहाँ कुछ कर पा रहे हैं ना वहां कुछ कर पा रहे हैं। ठीक ठीक नजीर लगारी साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा, और ये जो बाख्तियार लोग हैं, ये पावर हम इस्तेमाल करने वाले पावर सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये सारा बड़ा अहम मसला है। ये सारा ना सब बताएं ना, ये कहते हैं जी हमारे मैंडेट को नहीं माना जाता है इसलिए भाई वो नहीं मानते, अब क्या किया जाए? इसका कोई इलाज बताइए मुझे। देखें सर, बात ये है कि वो मैंडेट को नहीं मानते, ठीक है ना, तो आप तो मैंडेट को मान लें, छोड़े उनको। नहीं, आपसे क्या मुराद है? ये मुस्किन तो नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, हाँ। जब हम ये कह रहे होते हैं कि जी वो मैंडेट को नहीं मानते और वो अपनी मनमानी करते हैं, वो घास फूस भी उगा रहे हैं, वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, आप तो मैंडेट को मान लें। आप कहेंगे नहीं जी ये मैंडेट हमारा नहीं है, वो भी नहीं मान रहे, उससे करवाएं, वो भी नहीं मान रहे, वो भी ऐश कर रहे हैं। मसला तो ये आ गया। मैं अर्ज यही कर रहा हूँ कि 90,000 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं रोजाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिनमें जो सालाना 220 अरब रुपए का पेट्रोल डलता है, और करते क्या है, आउटपुट क्या है उसकी? आप हेलीकॉप्टर मांगते हैं, आप कहते हैं जी हमें को 2.25 करोड़ रुपए के टायर डलवा दे। तो भाई अगर आपने ये मुगलिया खान बादशाहत कायम करनी है और फिर जमहूरियत का भी नाम लेना है, तो मत टोकें, मत उनको कहें कि जी वो ऐसे हैं और वो वैसे हैं और वो वैसे हैं। हम अपने गिरेबान में तो झांक लें, हम अपने किरदार को तो ठीक कर लें, हम बाद में उनकी तरफ चले जाएंगे। जब हम खुद ये सारा कुछ उन्हें रास्ता देते हैं और हम उस कुल्हाड़ी का दस्ता बनते हैं जो फिर इसी दरख्त को वो करती है, तो फिर हमें गिला किस चीज का है? मैं पहले दिन से जो बात मुसलसल कह रहा हूं वो ये है कि जब तक आप अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, सियासतदान भी और ताकतवर लोग भी, तब तक पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता। ठीक, जो मैंडेट लेके आएंगे, जो अवाम का एतमाद लेके आएंगे, अवाम को भी, अवाम के नुमाइंदों को भी और ताकतवर लोगों को भी, तीनों ताकतों को जो है अवाम का मैंडेट जो है तस्लीम करना चाहिए। वो बात बड़ी अच्छी है। पीजे मीर साहब कोई मान नहीं रहा जी, अवाम को पता है कि उनकी बात ही मानी जा रही, सियासतदानों को पता है कि उनको मफाद कहाँ वाबस्ता है, जो ताकतवर ग्रुप है उनको मालूम है कि उन्होंने क्या करना है, क्या देना है। क्या करे आम आदमी, क्या करे? मेरे जैसा मस्कीन, मैंने कहा था वो मस्कीन, वो फकीर आदमी क्या करे? देखिए मीर साहब, हम जब मैंडेट की बात करते हैं, पाकिस्तान में मैंडेट नहीं है, ये मेंढक है। ये मेंढक है, कभी इधर से फुदकता है, उधर चले जाता है, उधर से फुदकता है, इधर आ जाता है। जब मेरे पास आता है सबसे अच्छा होता है, जब किसी के पास जाता है सबसे बुरा होता है। तो क्वेश्चन हमारे में एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं है। जो इलेक्ट होके आता है, वन वे और द अदर, हम कहते हैं धांधली भी होगी, हम कहते हैं मिसअप्रोप्रिएशन, इररिस्पांसिबिलिटीज, हर चीज हो गई है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके अंदर एक इमीडिएटली एक पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाता है। इस पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर जिसकी हम बार बार बात करते हैं, एक आम आदमी की या अवाम की, वो अवाम फिर इररेलेवेंट हो जाता है उस इस टर्मोइल के अंदर, क्योंकि उस पर तो बात ही नहीं होती, क्योंकि उसका तो काम होना ही नहीं है कभी। आपने क्या कर दिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आपका फर्टिलाइज्ड एरिया है, आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं। किसी ने रोका है? मुझे बताएं। दुनिया ऊपर जा रही है, आप एक्सपेंड कर रहे हैं। फार्म हाउसेज आपने बना दिए यहाँ उस जगह पे जहां आपको गंदम भी मिलती है, आपको सब्जियां, हर किस्म की वेजिटेबल्स मिलती। क्या फार्मिंग होती है उधर? कोई फार्मिंग नहीं होती, बस फार्म हाउस है। तो ये आपने अब ये पूरा बर्की का एरिया देख लें, इसका थिएटर देख लें, फार्म हाउसेज के नाम पर अयाशी के अड्डे बने हुए हैं, मैं यही कह सकता हूँ आसान लफ्जों में। और जो मर्जी करें जी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज द डिलीवरेंस। आपकी डिलीवरेंस नहीं है। आपने कितनी सब्सिडी आप एग्रीकल्चर को दे देते हैं? पूरी दुनिया में मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर चल रहा है, आप अभी तक एक सब स्टैंडर्ड आपका एग्रीकल्चरल सिस्टम है। आपने पानी की कंजर्वेशन की नहीं, किसी ने की है पानी की कंजर्वेशन? कोई पानी की बात नहीं करता है, रिफॉरेस्टेशन की कोई बात नहीं करता है। मुझे बता दें, आप फिर
पूरी दुनिया, अमेरिकन इलेक्शन जो होता है वो हम क्लाइमेट तो कहते हैं डैम बनेगा मुल्क टूट जाएगा, ये हालत नहीं होगी जी, हम हमारी। डैम इट, हम कहते हैं डैम इट, हम डैम का नहीं करते, हम डैम इट। आपको डैम्स की जरूरत भी नहीं है, आप रिजर्वॉयर्स लगाए। ये यूके का आप मिसाल लें, वहां कोई नेचुरल नहीं है रिवर, वो सारे जो दरिया है ना, एक ही है टेम्स, उसको वो कंजर्व कर लेते हैं। हर शहर के बाहर, हर विलेज के बाहर आपको रिजर्वॉयर मिलता है। आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते भाई? करो। ये जब फ्लड आता है, चिनाब खोलते हैं, तो देखो जी हिंदुस्तान ने ये कर दिया, ओ भाई वो करेंगे। वो अपर रैपेरियन है, लोअर रैपेरियन क्या कर रहा है? समुद्र में तुम पानी फेंक रहे हो, बात करते हो मैंग्रोव्स की बचाने की, बात करो लोगों को बचाने की, लोगों की तुम बात नहीं कर। ठीक बात है, So, ठीक। you know, there are a lot of complications. जंगली हयात से ज़्यादा इंसानी हयात की अहमियत होनी चाहिए, कम से कम अकल यही कहती है, और हमें अकल के मुताबिक ही काम करना चाहिए। अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क को आगे ले जाना है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो भी इस मुल्क में काम कर रहा है वो अपने मफाद के लिए तो कर रहा है, और उसके इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आम आदमी का मफाद किस चीज़ से वाबस्ता है। जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मानों में ले लीजिएगा, उसकी बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। या हम कहते हैं मईशत हमारी ख़राब है, हम कहते हैं सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हम कहते हैं हमारी सलामती को बड़ा ख़तरा लाक है, दहशतगर्द जगह जगह फैले हुए हैं। लेकिन इस सब चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम इस कुव्वत को बरकरार लाएंगे? इस मुल्क में लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है। बात इफ्तिखार साहब से शुरू करता हूँ, ये उन लोगों में शामिल है, हमें इख्तलाफ होगा उस ज़माने में इनकी जद्दोजहद से, लेकिन जिन्होंने डट कर जद्दोजहद की है। इस मुल्क में लोग लड़ते रहे हैं, उन्होंने अपने कैरियर दाव पे लगा दिए, ज़िंदगियाँ दाव पे लगा दी, फिर मुल्क क्यों नहीं संभलता? कहाँ खराबी है इफ्तिखार साहब? कुछ तो मरीज रहनुमाई करें। सर, एक तो रास्ता जो अब बचता है वो है मुकामी हुकूमतों के क़याम का, ठीक है, कि वो कर दें, कई लाख लोग मुंतखब हो जाएंगे, और ये जो तनकीद है कि ख़ानदानी विरासत इसका भी जवाब मिल जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, नई लीडरशिप इमर्ज करेगी। फिर जो पैसा है NFC अवार्ड से जो सूबों को मिल रहा है, वो सूबों से जाएगा शहरों में, और वो जिन लोगों के पास जाएगा उनकी तरजीहात इन लोगों की तरजीहात से बेहतर होंगी, क्योंकि वो अवाम को मुकामी तौर पर जवाबदेह होंगे। फिर ये बात अभी कर रहा था पीजे, बड़ी अच्छी बात कह रहा है। मसलन ये जो हमारा पानी का इशू है, क्या हम छोटी झीलें नहीं बना सकते हर शहर के बाहर? कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो अनहोनी हो। अगर हम रूडा बना सकते हैं, अगर वो सारी जमीन को लोगों से छीन के वहाँ पे सब्जियां काश्त होती थी, वहाँ पे फलों के दरख्त थे, उनको खत्म करके वहाँ पे अरबपति लोगों के लिए घर बना सकते हैं, एक नया शहर बना सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी झील भी तो बनाई जा सकती थी ना। ठीक है, ठीक है। और ये सिर्फ एक शहर का मसला नहीं है, तमाम शहरों में बनाई जा सकती है। इन्वायरमेंटली भी हमें रिक्वायर्ड है, पानी भी हमें चाहिए, हम ये करते नहीं। मेरा जो सवाल था, जो मैंने शुरू किया आज डिबेट आपसे, मैं कहता हूँ कि ये जो लोग इक़्तिदार में लोगों को लाते हैं, तो वो मेरे मसाइल का हल भी उनसे करवाएं। सिर्फ इतना नहीं है कि आप उनको इक़्तिदार में ले आए, वो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपको खुशामदियां, और आप उनको इक़्तिदार में ले आए, ओके डन। अब मेरी भी तो बात करें। बस मेरा इतना सा मसला है, अगर किसी को समझ आ गया तो शायद फिर बहुत बड़ी डिबेट जन्म ले ले। ठीक बात। जब तक इनको ये समझ नहीं आएगा, एक आदमी, एक ताकतवर आदमी एक आदमी को लाहौर का मेयर बना देता है, वो तो वेरी गुड बना दिया। अब उस मेयर को टारगेट भी तो दो कि भाई तुमने इन एक साल में इतने 100 स्कूलों को ये ऐसे करना है, ट्रांसपोर्ट का निजाम ऐसे करना है, ये तुम्हारे टारगेट्स हैं, यू हैव टू अचीव दोस टारगेट्स। क्योंकि जिस आदमी ने उसको मेयर बनाया वो ताकतवर है। अगर उसको मेयर बना के फैसिलिटेट कर सकता है, तो उसको मजबूर भी कर सकता है कि वो ऐसे काम करे जिसका फायदा आवाम को हो। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक बात है। नज़ारी साहब ये बात उस तरफ से कर रहे हैं, वो कहते हैं ताकत तो है आपके पास, और ताकत के जोर पर आप लोगों को मुंतखब भी कर देते हैं। मुंतखब कह लीजिए या मुंतखब सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ कह लीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद आप उनसे काम तो लेना भाई। आपका भी तो टारगेट सही हो ना। आप किस लिए मुंतखब करते हैं? कि हमारे बंदे हैं, या उनसे आप काम लेना चाहते हैं? क्या क्या शक्ल बन सकती है कि जिसके जरिए मुल्क का मुकद्दर को उसमें कुछ तब्दीली पैदा हो?
अच्छा, मसला ये है कि ये सारे अमल में ये एजेंडा होता नहीं है। इफ्तिखार साहब ने जो हल बताए वो तो बेहतरीन हल है ना, कि आप वाटर रिजर्वायर बनाएं, लेकिन वाटर रिजर्वायर बनाना जो है वो हल नहीं है। वो उनके नजदीक वो उसको 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 ओन नहीं करते हैं। जिन 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 लोगों के हाथ में है पाकिस्तान में इक़्तिदार की तकसीम करना, वो ये नहीं चाहते हैं। वो इफ्तिखार साहब ने कहा है कि पावर का डिवोल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल ये मसले का हल है। आप निजी की सतह पर ले जाएं, आप यूनियन काउंसिल की सतह पर ले जाएं, टाउन काउंसिल की सतह पर ले जाएं, जिला काउंसिल की सतह पर ले जाएं, म्यूनिसिपलिटी के सतह पर ले जाएं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सतह पर ले जाएं, कैपिटल सिटी की सतह पर ले जाएं, आप वहां पर अख्तियारात को नीचे ले जाएं। लेकिन अख्तियारात के नीचे ले जाने से मसाइल ने हल नहीं होंगे। आप फंड्स को भी नीचे ले आए, उनकी भी डिवोल्यूशन करें। आप जिस तरह से अख्तियारात को नीचे ले आए, इसी तरह से आप फंड्स को भी नीचे ले आए। अब सूबों के पास हेल्थ का जो फंड है, अब एजुकेशन का जो फंड है, डेवलपमेंट का जो फंड है, वो सारे का फंड अगर इस्तेमाल हो तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगे, लेकिन फंड इस्तेमाल नहीं होता है और वो जो है कहीं ना कहीं लोगों की जेबों में चला जाता है। हमें मालूम है कि तख्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन वो रोड उन्होंने नहीं बनवाया होता है। रोड 20 साल पहले बना था, फिर दोबारा तख्ती लगा के उसका फंड ले लिया गया, उसको उसका पैसा ले लिया गया और पैसा खा लिया गया और बांट दिया गया, आपस में इधर उधर बांट लिया गया। जब इस तरह से काम होगा तो नहीं आगे बढ़ेंगे। वो चाहते नहीं है, ताकत के मराकज नहीं चाहते हैं कि अवाम के पास अख्तियार, इक़्तिदार और फंड्स जाएं, और वो जो रकम है, जो टैक्सेस जमा होते हैं वो जाए। ठीक बात। इस सिस्टम को ठीक करना उनका इंटेंशन नहीं है। अगर उनका इंटेंशन हो तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक बात, ठीक बात। बुनियादी इंटेंशन तो यह होना चाहिए कि रूल ऑफ द लॉ हो, सब कानून के मुताबिक, जो भी कानून बनाए उसके मुताबिक चलें। आप कानून के मुताबिक कोई नहीं चलता है। मैं कहता हूं जब एक कैबिनेट के ऊपर एक सुपर कैबिनेट मौजूद होगी, एक सुपीरियर कैबिनेट मौजूद होगी, एक बम्पर कैबिनेट मौजूद होगी, तो फिर आप क्या कर सकेंगे? काबीना क्या कर सकेगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। एसआर राणा साहब, नज़ीर लगारी साहब ने असल मसला तो बयान कर दिया कि कैबिनेट के ऊपर सुपर कैबिनेट, जम्बू कैबिनेट, पता नहीं क्या क्या नाम दे दें, जब वो मौजूद है और वो चाहती नहीं है कि अवाम के मसाइल बदलें, वो उनको इस बात पर इंटरेस्ट है कि उनका बंदा कहीं साहब इक़्तिदार हो, तो क्या कैसे इस मसले को हल करेंगे? हम कैसे कोई रास्ता निकालेंगे? आप कहते हैं कि जी मानो जो अवाम का मैंडेट है उसको मान लिया जाए, बात तो ठीक है, लेकिन मानता ही कोई नहीं है, क्या करे? सर मुझसे पूछ रहे हैं, आप मेरे से बात करें? हाँ जी, आपसे। एसआर राणा साहब। अच्छा जी देखें सर, मैं जो मुसलसल एक बात ही कहे जा रहा हूँ, वो ये है कि जब तक हमारा सियासतदान अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पहचानेगा, मुल्क के मसले हल नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये है कि जो अभी इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे, ये जो फंड है ना जो हम सियासतदानों को देते हैं तरक्याती, जिस दिन हम ये बंद कर देंगे और उन्हें कहेंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम 100% तो नहीं लेकिन बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। जब सियासतदान को पता है कि मैंने करोड़ों रुपए के फंड्स लेने हैं, वो करोड़ों रुपए लगाता है इलेक्शन पे, और जिसका नतीजा ये होता है कि तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा तबका, आम आदमी इलेक्शन प्रोसेस से दूर चला जाता है। जब वो दूर चला जाता है तो इसका मतलब है कि अवाम बराह रास्त पार्लियामेंट से दूर चली जाती है। उसका जिम्मे सिर्फ इतना रह जाता है कि वो बेवकूफ बन के वोट दे और घर चली जाए। जिस दिन आपने ये तय कर लिया है कि आपने तरक्याती फंड जो है वो अरकान पार्लियामेंट को नहीं देने, बल्कि नीचे जो ज़ैली आपके इदारे हैं उनको देने हैं, उनसे कराने हैं, तो आप देखिएगा कि माहौल बदल जाएगा। करप्शन कम हो जाएगी सियासत के अंदर, आपके अंदर ये जो वोट चोरी करने की आदत है ये खत्म हो जाएगी। जब डेवोल्यूशन नीचे तक इक़्तिदार जाए, इक़्तिदार ही नहीं जाए बल्कि पैसों के इस्तेमाल का तरीक़ेकार भी नीचे तक पहुंचे, ताकि उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचे। वो तो बन जाएगा जब आप एक दफा एक प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो वो निजाम भी बन जाएगा। और मैं अब दोबारा आपको ये कह रहा हूँ कि जिस दिन ये तय कर लिया आपने कि आपने अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड नहीं देने, आपकी पार्लियामेंट मजबूत हो जाएगी, पार्लियामेंट में आम आदमी की वो बढ़ जाएगी, पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अब यह कानून साजी होनी है, सब नंबर प्लेटें लगा के और खाली रंगबाजियां करके पैसे घर नहीं ले जाने होंगे। ठीक बात, तो माहौल से चेंज हो जाएगा। और आखिरी बात फिर अगेन मैं वही कह रहा हूँ
कि अनटिल अनलेस हमारा सियासतदान जब तक जमहूरियत पसंद नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। जमहूरियत के नाम पे ऊपर बैठी हुई बादशाह खानदान जो हैं ऊपर बैठे हुए, जमहूरियत को जिन्होंने हाईजैक किया हुआ, वो समझते हैं कि जमहूरियत उनके घर की लौंडी है। मैं होऊंगा, मेरी बेटी होगी, मेरी बेटी का बेटा होगा, मेरा भाई होगा, मेरा भतीजा होगा, चाचा होगा। जब तक ये खानदानों ने कब्जा किया हुआ है जमहूरियत के ऊपर, जमहूरियत नहीं पनप सकती। ठीक है जी पीजे मीर साहब, जब तक ये तासुर पैदा नहीं होगा कि आम आदमी तक इक़्तिदार पहुँचे, आम आदमी तक पैसों की तकसीम पहुँचे, जिससे इफ्तिखार साहब ने शुरू किया था कि हमें बुनियादी यानी कि सतह तक अपनी डेमोक्रेसी को ले जाना पड़ेगा, डिवॉल्व करने की पड़ेगी पावर। अब इक़्तिदार ही नहीं बल्कि पैसा भी उन लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, और जिसको हमारे दूसरे साथी नज़ीर लगारी साहब भी कहते हैं कि इस पार्लियामेंट भी मजबूत होगी इसके नतीजे के तौर पर। क्या कहते हैं आप इस पर? ये बड़े अच्छे ख्वाब हैं, पैरालाइज्ड ख्वाब, क्योंकि सारे हम यही चाहते हैं कि भाई एक आम आदमी हो, वो जाए। एक आम आदमी अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या मिनिस्टर को मिल ही नहीं सकता, छोड़ दें आप, वो उसके दफ्तर में नहीं जा सकता, मिनिस्ट्रीज में आम आदमी को अंदर नहीं घुसने देते, फिर कहते हैं जमहूरियत है। फिर ये किस किस्म की जमहूरियत है, मुझे बताएं। क्या ये खुदा बन जाते हैं जब मिनिस्टर्स बन जाते हैं? कौन है ये? दे आर नोबडीज, दे आर ओनली सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। और फिर इनका क्या होता है जब ये पावर में आते हैं? आप कहीं भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने एक दूसरे लीडर्स को बचाने की एक जद्दोजहद में लगे रहते हैं। सबसे बड़ी जहाद इनकी ये है। एक दूसरे के केसेस जो होते हैं, वो दूसरा आता है अपने हटवा रहा होता है, तीसरा आता है दूसरों के हटवा रहा होता है। ये हमारा एक मोडस ऑपरेंडी बन गया हुआ है। उसके साथ आप अपनी जुडिशरी को ले लो, वो कभी एक ये भुट्टो साहब को ले लो, नहीं जी हमारे से बड़ी गलती हो गई है, अच्छा जी बेचारा मर गया, अब कह रहे हैं जी गलती हो गई है। अच्छा, दूसरा अभी आप एक और केस ये शौकत सिद्दीकी की ले लो, नहीं जी ये देखो ना उसके साथ गलती होगी, ये हो गया। जनरल मुशर्रफ को ले लो, नहीं जी वो मर गया बेचारा, और कहते हैं लो फांसी दे दो। ओ यार क्या करते हो तुम लोग, क्या करते क्या हो तुम जाके फिर पॉलिटिकल सर्कल्स में इंटरवीन करते हो। वो फिर हम कहते हैं फौज ये करती है, फिर ये कहते हैं जुडिशरी करती है। तो सियासतदान का एक अपना एक आपके लिए एक व्यू पॉइंट है, आर्मी का अपना है, जुडिशरी का अपना है। ये अपने अपने खित्तों में काम करें, अपने अपने उसमें चले, किसी को कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पीपल इन पावर। ये आपसे बात नहीं करते। आप, मैंने अभी ट्राई किया, इलेक्शन से पहले जिसको बुलाओ यूं आता है, आपने वो तकरीर कर जाता है प्रोग्राम्स में, आपके सारे इफ्तिखार के लगारी साहब के सार के सारों के प्रोग्राम्स में। आप कॉल करो, ये फोन नहीं उठाएंगे, वो एक लड़का उठा लेगा, हाँ सर वो मीटिंग है। ओ यार किनिया की मीटिंग करोगे तुम उस वक्त तो तुम्हें मीटिंग याद नहीं आती, तो हमें प्लान्स बताओ, तुम कर क्या रहे हो? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इंक्रोचमेंट इतनी हो गई है लाहौर के अंदर, इट इज वर्स देन एवर। अच्छा, इंक्रोचमेंट के अलावा पोल्यूशन देख लो, आपका पोल्यूशन इज वर्स देन एवर। चलान्स क्यों नहीं करते? मैंने डीआईजी से पूछा, कहते हैं वो जी ਅਸੀਂ तो कर नहीं सकते। मैं कह जी तुसी तो डीआईजी हो, क्यों नहीं कर सकते? कहते जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ है, ਅਸੀਂ लेके जाने पार्लियामेंट पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के फाइन्स बढ़ाए। वो कहते जी फाइन्स बढ़ाए तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ये तो आपका रद्द अमल है। सो हाउ कैन यू इम्प्रूव? हर काम मीर साहब जो हम करते हैं सिर्फ इलेक्शन एंड इलेक्शन बेस्ड हम करते हैं, हम लंबे काम नहीं करते। हमने वो अपीसमेंट देनी है कि लोगों को भिखारी रखना है, उनको खुद कफील नहीं करना। आटा दे दो, चीनी दे दो, वो महीने खत्म हो जानी, फिर क्या होएगा? वो फिर आ जाएगा आपके पास। ठीक बात है ना, वो ठीक बात जी। पीजे मीर साहब आपने बहुत वजाहत के साथ सारी सूरत का नक्शा खींचा है जी। सारे साथी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। मैं अगर सच पूछे तो होता है ना आमतौर पर इस तरह की डिबेट्स में, इस तरह की बहस में, इस तरह के मबासों में हम एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, बहस करते हैं, उलझते हैं। आज तो सब हम ख्याल है पावर नीचे लाएंगे, ये उनको लोगों को दीजिए ताकि वो इख्तियार करें, पैसा उनके पास हो, वसाइल उनके पास हो, और पार्लियामेंट जो है वो अपने इख्तियार जो है कानून साजी का वो इस्तेमाल करे। और जो पावर देने वाले हैं वो तय कर लें कि उन्होंने अपने बंदे नहीं लाने, बल्कि वो लोग भी लाने हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हों। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम,
बात तो बिल्कुल सब लोगों ने बड़ी वजाहत के साथ कर दी। अब मैं जो आखिरी सवाल बहुत मुख्तसर वक्त में पूछना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसर वक्त में, वो यही होगा कि बॉटम लाइन क्या है। इफ्तिखार साहब, क्या आपकी गुफ्तगू की बॉटम लाइन क्या बयान करूँ? इक़्तिदार निचली सतह पर लाया जाए, उनको दिया जाए वसाइल बुनियादी, जिसे हम बल्दियाती निज़ाम कहते हैं, वो कायम किया जाए, उसको मजबूत किया जाए तो जमहूरियत बेहतर होगी। ये कहना चाहते हैं आप? मैं बिल्कुल बल्दियाती निज़ाम का हामी हूँ। मैं उसको आखिरी हल समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का। एक तो ये भी पीजे कह रहा था, ये इलेक्टेड लोग, खुदा की कसम इलेक्टेड लोग आपसे मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। आप इनके दफ्तरों में जा ही नहीं सकते। ये रहते हैं एक ऐसे इलाके के अंदर जिसके अंदर पुलिस वाला खड़ा है, इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, बाउंड्रीज बनी हुई है। आप ये गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं। मैं अगर किसी मिनिस्टर को मिलना चाहूँ तो मुझे जाना पड़ता है, फिर मुझे कोशिश करनी पड़ती है। ठीक बात। ये क्या है, ये क्या निजाम है? मतलब मैं अगर अपने एमएनए और एमपी को नहीं मिल सकता तो ये किस मकसद के लिए फिर ये सियासत में आए? ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। जी नज़ीर लगारी साहब। जी, ज्यादा बात क्या कही जा सकती है, इतना ही जो इफ्तार साहब कह रहे हैं। आपने कहा कि आज सारे हम ख्याल हैं, सारे हम ख्याल होकर भी आपके इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा एक नुक्ता नजर है कि अगर जमहूरियत को बिल्कुल निचली सतह पर ले जाएंगे और लोगों को डिलीवरी बिल्कुल निचली सतह पर होगी, और ऐसा नहीं है कि बड़े मंसूबे नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, बड़े मंसूबे भी बन सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकली से आपके लिए नई राहें खुलेंगी, आपके पास नई चीजें आएंगी। अगर आपने मरकूज रखना है कि ताकत को एक जगह पर जाकर बिल्कुल या लाहौर में या कराची में या इस्लामाबाद में या पेशावर में रखना है, और वहां पर भी इक़्तिदार एक जगह पर रखकर भी डिलीवर नहीं करना है, लोगों को कुछ नहीं देना है, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों को नीचे ले जाएं, इक़्तिदार को नीचे ले जाएं, इक़्तिदार को आप छोटे छोटे गाँव में ले जाएं, डेरा बुगटी में ले जाएं, सुई में ले जाएं, आप खुलदार में ले जाएं, आप बेला में ले जाएं, निचली सतह पे ले जाएं, ले जाएं, आप निचली सतह पर राजनपुर और फाजलपुर में ले जाएं, आप इक़्तिदार को इस तरह से ले जाएं, आपको बहुत कुछ डिलीवर हो। ठीक है जी। एसआर राणा साहब, बॉटम लाइन। सर सिंपल ये है कि आप अवाम को इज्जत दें। ये अवाम है तो पाकिस्तान है। ये रियासत पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों के सर पे कायम है। आप उनके सर पे दस्तार रखें, आप उनके सर पे इज्जत रखें, उनकी बात को अहमियत दें, अपनी बात मनमानी ना करें, जो वो कहते हैं वो माने। जब आप अवाम की बात मानना शुरू कर देंगे, इज्तिमाई फैसलों की बात मानना शुरू कर देंगे, मामला सीधे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इज्तिमाई फैसलों को रद्द करेंगे तो पाकिस्तान इसी तरह रहेगा जैसे है। अगर आपने इसे बचाना है तो खुदारा अवाम को इन्वॉल्व करें, अवाम को और उनकी राय की अहमियत दें। जी पीजे मीर साहब क्या कहेंगे? लास्ट वर्ड्स आपके हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए जी, जो सार बात कर रहे हैं, अवाम को इज्जत नहीं, अवाम को इज्जत दें। अवाम अपने आप को इज्जत दें कि आप इज्जत वाले लोग ऊपर लेके आओ। अपने अंदर इनमें शऊर होना चाहिए कि किन लोगों को इलेक्ट करते हैं, इनमें अंदर आना चाहिए। देखो, हमारा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ तरक्की कितनी जल्दी होती है। आप एक केयरटेकर में, ये लोग बात कर रहे हैं, एक केयरटेकर आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, फिर आपको चेयरमैन उसका पीसीबी बना देते हैं, फिर अभी इलेक्ट हुए नहीं है सेनेट के, अभी इलेक्ट नहीं हुए, आपने इंटीरियर मिनिस्टर को बना दिया। भाई कैसे बना दिया, मुझे बताओ ना। मुझे कोई कानूनी रास्ता बता दो प्लीज, मुझे बता दे। आप इलेक्ट करो पहले एंड देन अपॉइंट हिम द डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर। ठीक। इस तरह तो मैं आपको अगर प्राइम मिनिस्टर भी बता देता हूँ, ये मुझसे नकवी ही होंगे, ये भी आपको बता दूं। अच्छा जी नाज़रीन किराम, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी जी। ये इस गुफ्तगू पर बहुत सारी बातें की जा सकती है। राणा साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस टाइम भी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। जी यही कहा जाता है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन क्यों है, किसकी तरफ से है, किसके कहने पर है, किसकी ताकत पर है, ये सवाल उठ रहे हैं ना। माने ना, ये कहें कि मैंने इलेक्टेड लोगों को अब वजीर बनाना है, खड़े होना, स्टैंड लेना, वजीर यही सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भी अड़ जाएं, जो इलेक्ट होके आए हैं, वजीर आज़म अड़ जाए कि भाई मैंने सिर्फ इलेक्टेड लोगों को बनाना है। कैसे अड़ें भाई, क्या कैसे मामला को आगे बढ़ाया जाए, इस पर गौर करना चाहिए। हमें अपने निज़ाम के बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि जो निज़ाम हम चला रहे हैं वो किस तरह चला रहे हैं और उसकी असल ताकत किसके पास है। वो ताकत उससे लेकर किसी और को देना अगर चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।